चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक है भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व, पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण कैसे डेवलप होता है। ठीक है, किसी चुंबक को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो क्यों वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही रुकता है। ठीक है, आज इन सभी टॉपिक पे बात होगी। क्लियर? तो हेडिंग लगा लें, भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकत्व की बात आज हम करेंगे। देखिए, आप सभी ने सुना भी होगा कि जब भी किसी चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो वो चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके रुक जाता है। तो कभी आपने सोचा कि क्यों ये उत्तर और दक्षिण में ही रुकता है? क्या रीजन है, क्यों ये पूर्व और पश्चिम दिशा में नहीं रुकता? ठीक है, तो इसके पीछे सन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। नाम पहले ही चैप्टर में आपने सुना होगा, जब आपको पहला चैप्टर विद्युत की पढ़ाया गया था वहां भी गिलबर्ट का नाम आपको बताया गया होगा। ये गिलबर्ट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका ये मानना है कि पृथ्वी जो है एक शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और इसके व्यवहार करने के पीछे उन्होंने एक लॉजिक दिया था। लॉजिक ये था कि पृथ्वी के केंद्र पर एक बहुत बड़ा चुंबक दबा हुआ है। उनका मानना था कि पृथ्वी के केंद्र पर एक बहुत बड़ा विशाल चुंबक दबा हुआ है, और उस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है, और जो उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर ध्रुव की तरफ है। इसलिए जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उस चुंबक का साउथ लटके हुए चुंबक के नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेता है, और उस चुंबक का नॉर्थ लटके हुए चुंबक के साउथ को अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुक जाता है। समझ में आ गई बात? देखिए, गिलबर्ट का क्या कहना था। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ध्यान से सुनना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी का अगर भौगोलिक ध्रुव पूछा जाए तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी। ये पृथ्वी के ध्रुव हैं। इन ध्रुवों से, ध्यान से सुनना, इन ध्रुवों से जो रेखा, भौगोलिक ध्रुवों से जो रेखा गुजरती है उसे हम पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। यानी ये जो रेखा है इसको हम बोलेंगे भौगोलिक अक्ष। ठीक है, और ये भौगोलिक ध्रुव हैं, ये और ये। समझ में आ गई बात? अब ध्यान देना, ये जो ध्रुव है भौगोलिक ध्रुव, इस ध्रुव को हम पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरीय ध्रुव कहते हैं। भौगोलिक नॉर्थ पोल, ध्यान देना। ठीक है, और ये जो पृथ्वी का ये वाला जो ध्रुव है इसको हम भौगोलिक साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये पृथ्वी का भौगोलिक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। क्लियर? गिलबर्ट का मानना था कि पृथ्वी का जो ये वह सेंटर है, ये पॉइंट, इस सेंटर पर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक दबाया गया है, और वो चुंबक किस प्रकार से रखा गया है? वह चुंबक इसके अंदर रखा तो गया है,
इस तरह से। और उस दबे हुए चुंबक का जो साउथ पोल है वो भौगोलिक नॉर्थ पोल की तरफ है, और जो उसका नॉर्थ पोल है वो भौगोलिक साउथ पोल की ओर है। ऐसे उस चुंबक को दबाया गया है। ठीक है, जब हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो ध्यान देना, ये तो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ चुंबक है। जब हम चुंबक को लटकाएंगे तो ये वो चुंबक है जिसको आप हवा में स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांध कर क्या कर रहे हो, लटका रहे हो। तो ये साउथ है, तो ये इस चुंबक के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और ये साउथ नॉर्थ है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को। ठीक है, इसलिए लटकाया गया चुंबक जो है उसका नॉर्थ उत्तरी ध्रुव की ओर और साउथ दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो जाता है। क्लियर हो गया? कोई है जिसको अभी भी डाउट है इसमें? क्लियर हो गया सभी को? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक दबा हुआ है उस चुंबक का साउथ पोल, ये बड़ा वाला जो चुंबक दिख रहा है वो पृथ्वी के अंदर दबे हुए चुंबक की बात कर रहा है। उस चुंबक का साउथ पोल भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ है और उसका नॉर्थ पोल भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है। ठीक, और जब हम स्वतंत्र रूप से कोई चुंबक लटकाते हैं तो उसका नॉर्थ ये साउथ अपनी ओर खींच लेता है। जब आप चुंबक को ऐसे लटकाओगे, ऐसे धागे में बांध के इधर उधर घुमाओगे, और जब नीचे साउथ इधर है तो नॉर्थ को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो फाइनली ये चुंबक ऐसे ऐसे करते 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 फाइनली यहीं पे आके रुक जाएगा। ये इस तरह नहीं रुक सकता क्योंकि ये इधर है, खींच लेगा इसको खड़ाक से। समझ में आ गई बात? तो इसलिए लटका हुआ चुंबक ऐसे हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये चुंबक के जो ध्रुव हैं इनसे जो रेखा गुजरती है उसे हम पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसे, ये जो रेखा आप देख रहे हो इसे क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। ठीक है, ये चुंबकीय अक्ष है, ध्यान देना। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों से होकर ये रेखा गुजर रही है। यहां पे जो ध्रुव बनेगा और यहां पे जो ध्रुव बनेगा इसे हम पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्रुव कौन हो जाता है, नॉर्थ। ये कौन ध्रुव हो जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि आपका लटका हुआ चुंबक नॉर्थ की तरफ, देखिए इधर है ना, तो इसी के आधार पर इसे नॉर्थ बोला जाता है और इसके ध्रुव के आधार पर इसे साउथ ध्रुव बोला जाता है। जो पृथ्वी के अंदर चुंबक दबा है उसके आधार पर नहीं, क्योंकि वो तो किसी को दिख नहीं रहा है। दिखता कौन है, जो लटकता है। तो लटका हुआ चुंबक का अगर उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ है तो हम कहते हैं ये इस पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होगा, और दक्षिणी ध्रुव जिधर होगा ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये चुंबक का, पृथ्वी का ये चुंबकीय कौन सा ध्रुव है, बताओ? पृथ्वी का ये चुंबकीय कौन सा ध्रुव होगा, उत्तरीय ध्रुव। हमने बोला ना कि जो चुंबक लटका है उसका ध्रुव देखो उधर कौन सा है, नॉर्थ है कि साउथ है, तो नॉर्थ है ना इधर, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया। तो ये क्या होगा, ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिएगा ध्यान से, क्या दोनों अक्ष, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष, क्या दोनों एक दूसरे पर ही होते हैं? नहीं, ये दोनों कभी भी एक दूसरे पे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चुंबकीय अक्ष है उसी पर भौगोलिक अक्ष भी होगा, ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में हमेशा 20 डिग्री का अंतर होता है, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न करे कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष
के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 20 डिग्री का कोण बनता है। 20 डिग्री पर हमेशा रहेंगे एक दूसरे से, ठीक ना। और देखिए, पृथ्वी के तल के समांतर जो सबसे बड़ा वृत्त बनता है, ऐसे सबसे बड़ा वृत्त यही बनेगा, इससे बड़ा वृत्त नहीं बन सकता। कि बन सकता है? अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर जाओगे तो वृत्त छोटा होता जाएगा, नीचे जाओगे तो वृत्त, तो सबसे बड़ा वृत्त यही है। इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी का भूमध्य अक्ष या भूमध्य रेखा, इसी का नाम है भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, यानी पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से जो रेखा जाती हो वही है भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है, अगर इसके ही दिशा में अगर कोई इसको काट दिया जाए ऐसे पृथ्वी को, तो एक तल इधर हो जाएगा, एक तल इधर हो जाएगा। जैसे सेव है, और सेव को जब बीच में से काटोगे ना तो दो फाल होगा, एक तरफ एक प्लेन सतह दिखेगा, दूसरे तरफ दूसरा प्लेन सतह दिखेगा, दिखेगा ना। तो जो प्लेन सतह है, ठीक है, समझना, उसी तरह का प्लेन सतह यहां भी दिखेगा। अगर इसके भौगोलिक अक्ष के अनुदिश आप कट करोगे तो उस तल का नाम होता है भौगोलिक यामोत्तर। क्या बोलते हैं? भौगोलिक यामोत्तर। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के दिशा में स्थित लंबवत तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय अक्ष के दिशा में अगर काटोगे पृथ्वी को तो इसमें भी वैसे ही तल दिखेगा, तो उसे बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर भी इसमें है, वो भी हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलें नोट करें। अब देखिए, अगर चुंबकीय रेखा भी दर्शाना है पृथ्वी के, तो देखिए ये नॉर्थ है, पृथ्वी के अंदर ये नॉर्थ है, और ये क्या है जी? साउथ। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ठीक है। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है पृथ्वी का। पृथ्वी के तल पर, ध्यान से सुनो, पृथ्वी के तल पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है, परिमाण होता है 0.4 गॉस, या इसी को टेस्ला में मापोगे तो इतना टेस्ला इसको बोलते हैं, गॉस या टेस्ला। अब आप कहोगे सर जी क्या है? तो देखिए, गॉस और टेस्ला दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है गॉस या टेस्ला। तो ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो गॉस और टेस्ला दोनों मात्रक हैं, ठीक है। हाँ, ये गॉस में देगा, नहीं तो टेस्ला में लिखेगा। जब आप आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टेस्ला में लिखा होगा, और जैसे ही टेस्ला लिखे समझ लेना है वैल्यू किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र की है, यानी बी की वैल्यू है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखना। ये पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है, जगह जगह पर यह मान बदलता जाता है, ये फिक्स नहीं होता है। एवरेज औसतन ये निकाला गया है। जैसे स्थान पृथ्वी के सतह पर आप चेंज करोगे ये भी बदल जाएगा, ठीक है। फिर आगे अभी हम बात करेंगे कि पृथ्वी के अंदर ये चुंबकत्व का गुण आता क्यों है। इस पे कई सिद्धांत दिए गए, लेकिन आज तक कोई सिद्धांत सफल नहीं हुआ है, तो उनकी भी चर्चा हम करेंगे कि पृथ्वी के अंदर ये गुण आ कहां से जाता है। ये तो गिलबर्ट का मानना था, ठीक है।
तो यहां पर अब पढ़ते हैं, भूचुंबकत्व में लिखेंगे सन 1600 ईस्वी में गिलिबर्ट का मानना था कि, क्या मानना था कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर एक शक्तिशाली चुंबक दबा है, जिसका उत्तरीय ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणीय ध्रुव की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरीय ध्रुव की ओर स्थित है। इसलिए जब कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उसके उत्तरीय ध्रुव पृथ्वी में दबे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव द्वारा तथा उसका दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है, जिससे लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर एवं दक्षिण
दिशा में विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आज आपको कि चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक आप लटकाओगे तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में क्यों रुकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए चुंबक भौगोलिक अक्ष, इसमें भौगोलिक अक्ष भी पढ़ना हमें। क्या होता है भौगोलिक अक्ष? तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष। तो लिखेंगे पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी? भौगोलिक अक्ष कहलाती है, कहलाती है। जब भौगोलिक अक्ष पढ़ेंगे तो यहीं पर भौगोलिक यामोत्तर भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है भौगोलिक यामोत्तर? किसे कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर? तो हमने आपको बताया भी कि भौगोलिक अक्ष के दिशा में जो तल होता है पृथ्वी का, उसी को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर। तो लिखेंगे पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के अनुदिश पृथ्वी के तल को क्या कहेंगे? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। जो भौगोलिक अक्ष है उसी के अनुदिश जो तल होगा उसे क्या कहेंगे? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अब बात करेंगे चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष क्या होता है? तो यहां पर भी देख लें, हमने आपसे कहा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है उत्तरी और दक्षिणी, उससे जो रेखा गुजरेगी उसी को बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जो चुंबकीय ध्रुव से होकर रेखा गुजरेगी चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। तो यहीं पर चुंबकीय यामोत्तर की भी बात कर लेते हैं। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? तो जैसे आपने भौगोलिक यामोत्तर को देखा वैसे ही चुंबकीय यामोत्तर भी होता है। फर्क इतना है कि ये चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होगा और वो भौगोलिक अक्ष के अनुदिश था। तो लिखेंगे पृथ्वी के
पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के अनुदेश, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के अनुदेश स्थित तल को क्या कहेंगे? चुंबकीय याम उत्तर कहते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक याम उत्तर, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय याम उत्तर। क्लियर हो गया? नोट कर डालिए। चलो देखो, शांत रहो भाई, शांत रहो। अब इसमें देखो, एक बचा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी को भूमध्य अक्ष भी कहते हैं। तो लिखेंगे पृथ्वी के तल के समांतर बृहद, बृहद समझ रहे ना, बड़ा, बृहद यानी बड़ा वृत्त क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा कहलाता है। पृथ्वी के समांतर जो सबसे बड़ा वृत्त बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए, चुंबकीय यामोत्तर या चुंबकीय अक्ष लिखें, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष के बीच सदैव कितना डिग्री? 20 डिग्री का कोण बनता है। ये हमेशा 20 डिग्री पर रहते हैं दोनों एक दूसरे से। अगला, पृथ्वी के सतह पर जो चुंबकीय परिमाण होता है पृथ्वी का, वो कितना है? पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी का चुंबकीय परिमाण 0.4 गॉस या 4 × 10⁻⁵ टेस्ला होता है। ठीक है, स्थान बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है। अगर स्थान बदलेगा तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बदल जाएगा। नोट कर लीजिए यहां तक। ठीक है।